नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज है 2 सितंबर 2022 और आज आरआरबी ग्रुप डी की एग्जाम थी और थर्ड शिफ्ट की भी एग्जाम समाप्त हो चुकी है। थर्ड शिफ्ट के एग्जाम में जीके जे सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए सभी प्रश्नों को लेकर आ गए हैं। यहाँ पे मैं एक बार फिर आपको याद दिलाना चाहूँगा कि पीडीएफ का अगर आप अच्छे से रीड कर लिए होते तो यहाँ पे 7 से 8 क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा फैक्ट से देखने को मिलता अगर आपने एग्जाम आज दिया है तो। वैसे आने वाले समय के लिए जो एक्स्ट्रा फैक्ट है आपको अच्छे से रीड करना है अगर आप एग्जाम में एक अच्छा स्कोर करना चाहते हैं। तो चलिए देख लीजिए कौन कौन सा प्रश्न आया था। मैं बार बार आप लोगों को कहता हूं कि जो पीडीएफ है उसे अच्छे से रीड कीजिए, एक बार वीडियो देख लीजिए और एक बार पीडीएफ को 2 बार 3 बार देख लीजिए ताकि आपको याद भी हो सके। एक प्रश्न यहाँ पे आया था कि आईपीएल 2022 में कुल कितने टीम ने भाग लिया था। ये तो काफी कॉमन सा प्रश्न है लेकिन ये भी पीडीएफ में था। तो यहाँ पे 10 जो है टीम खेले थे आईपीएल 2022 में। आईपीएल 2022 कैमा संस्करण था तो ये 15वां संस्करण था। ठीक है, विजय कौन रहे तो जो यहाँ पे आपका गुजरात टाइटन है वो जीत गए और लखनऊ सुपर जायंट और गुजरात टाइटन ये 2 नए टीम आए थे इस बार। पहले 8 टीम हुआ करता था, अब 10 टीम हो गए। स्पॉन्सरशिप किसके पास था तो ये टाटा के पास था जो वीवो को रिप्लेस किया था। इससे पहले वीवो के पास हुआ करता था। इसके बाद और क्या आईपीएल से आ सकते हैं आने वाले शिफ्ट में तो विजेता तो हुई, क्या उपविजेता कौन रहे तो राजस्थान रॉयल रहे। ऑरेंज कैप किसे दिया गया तो जॉस बटलर को दिया गया, ये आरजे की तरफ से राजस्थान रॉयल की तरफ से खेलते हैं। उसके बाद जो पर्पल कैप है ये यूवी को दिया गया, यजुवेंद्र चहल को दिया गया था। प्रथम आईपीएल के विजेता आपसे पूछा जा सकता है तो राजस्थान रॉयल थे, है ना। उसके बाद आईपीएल में सबसे अधिक छक्का किसने मारा, सीएचएसएल में पूछा गया क्वेश्चन है तो क्रिस गेल ने मारा है। सबसे अधिक विकेट की बात होगी तो डेविन ब्रोवो लिए है। उसके बाद सबसे अधिक जो रन की बात होगी तो ये विराट कोहली के नाम है। तो आपको इतना बात आईपीएल से जरूर याद रखना है। चलते हैं आगे। अगला एक प्रश्न आता है रॉलेट एक्ट के समय अंग्रेज वायसराय कौन थे। ये भी बताया हुआ है। अभी रॉलेट एक्ट आया था जिसमें 4 छांटना था और अरेंज करना था, उस दिन सब बताए थे। तो रॉलेट एक्ट के समय जो है वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे और इसे जो 1919 की अधिनियम बनी थी इसे माउंटेन्यू चेम्सफोर्ड योजना भी कहा जाता है। आपको ये बात भी ध्यान रखना है, मौखिक रूप से जो भी बोलूं वो भी आपको जो है सुनना है ठीक से। इसके बाद एक 1909 में योजना आया था, इसे मॉर्लो मिंटो सुधार कहा जाता है। तो ये भी एग्जाम में डायरेक्ट हिट करता है कि 1909 की योजना का जो है मतलब प्रचलित नाम क्या है तो मॉर्लो मिंटो सुधार। 1919 वाले का क्या है तो माउंटेन्यू चेम्सफोर्ड योजना। इसका नाम थोड़ा अटपटा सा है, प्रोनाउंसिएशन अच्छे से नहीं हो पा रहा है। रॉलेट एक्ट कब हुआ था 1919 में, और इसी जब रॉलेट एक्ट का विरोध कर रहे थे भारतीय, कहां पर, जालियांवाला बाग में शांतिपूर्ण ढंग से जो है एक सभा बुलाया गया था जिसमें सैफुद्दीन किचलू वगैरह को गिरफ्तार कर लिया गया था। तो उसी पे बहस कर रहे थे, मतलब अपना बात कर रहे थे, मशवरा कर रहे थे, तभी जो है जनरल और डायर ने गोली चलवा दिया था। और वो काला दिन कौन सा था 13 अप्रैल 1919 था वो दिन जिसे जालियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं, जो बहुत बड़ा नरसंहार भारतीय इतिहास में था। और इसी से कारण रुष्ट होकर जो है रविन्द्रनाथ टैगोर सर की उपाधि लौटा दी थी। तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है। साथ ही साथ ये जो घटना हुआ इसके जांच के लिए कौन सी कमेटी का गठन किया गया बाद में तो हंटर कमेटी का गठन किया गया। ध्यान रखिएगा और ये एग्जाम में छपेंगे हंटर कमेटी, क्योंकि रॉलेट एक्ट अब 2 बार हो गया, तीसरी बार माफ नहीं करेगा हंटर कमेटी, ये जरूर आएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। एक प्रश्न आया था कि प्रधानमंत्री लाल किला पर किस अवसर पर झंडा फहराते हैं। तो दोस्तों प्रधानमंत्री जो है लाल किला पर स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर झंडा फहराते हैं। आप देखते भी होंगे लाइव होती है, तो यहाँ पे कोई भी गलती करके नहीं आया होगा इस क्वेश्चन को, आई होप। एक प्रश्न आया था कि लाल मिट्टी और पीली मिट्टी किस राज्य में पाया जाता है। दोस्तों वैसे तो बहुत सारे राज्य में लाल मिट्टी और पीली मिट्टी पाया जाता है लेकिन बृहद पैमाने पे नहीं पाया जाता है। जो बृहद पैमाने पे पाया जाता है ये आपका तमिलनाडु हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा, मध्य प्रदेश के कुछ भाग और छत्तीसगढ़। तो यहाँ पे लाल मिट्टी पाई जाती है और पीली मिट्टी पाई जाती है। तो जैसे ऑप्शन में रहा होगा वैसे आपका राइट आंसर होगा, लेकिन आई होप अगर इसमें ऑप्शन में तमिलनाडु ही हुआ होगा या फिर महाराष्ट्र हुआ रहा होगा तो यही राइट आंसर करके आना था। साथ ही साथ मिट्टी के बारे में कुछ और बात कर ले, आने वाले शिफ्ट के लिए जो मसाला है मिट्टी से संबंधित वो ले लीजिए, आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। दोस्तों हमारा यही प्रयास रहता है कि आपको जो है अधिक से अधिक जो है फायदा पहुंचा सकूं इस एनालिसिस के वीडियो के द्वारा। दोस्तों महाराष्ट्र गुजरात में जो पाई जाती है काली मिट्टी सबसे अधिक। ठीक है, उसके बाद काली मिट्टी में किस चीज की अधिकता होती है, ह्यूमस की। ह्यूमस की सबसे अधिकता होती है, ये जीवाश्म का जो है अवशेष है। इसके बाद ये मिट्टी के लिए जो है उर्वरा शक्ति का काम करता है। ठीक है, और काली मिट्टी को जो है कपासी मृदा भी कहा जाता है, इसमें जो है कपास की खेती सबसे अच्छी होती है। और साथ ही साथ इसे रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है, आपको ये बात भी ध्यान रखना है। ठीक है, भारत में सबसे अधिक जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, लगभग 22% भाग पे जो है जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है भारत में। अब जलोढ़ मिट्टी से क्वेश्चन क्या आता है कि नए जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं तो खादर कहते हैं, और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं तो बांगर कहते हैं। ठीक है, मिट्टी के अध्ययन को क्या कहा जाता है तो पीडोलॉजी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, सोइलोलॉजी नहीं कर दीजिएगा, पीडोलॉजी। ठीक है, क्योंकि सोइल बराबर मिट्टी होता है।
हाँ, एक प्रश्न आता है बेकिंग सोडा को गर्म करने पर कौन सी निष्कासित होती है गैस। तो बेकिंग सोडा को जब भी आप गर्म करते हैं, पहले सूत्र क्या होता है बेकिंग सोडा का, NaHCO3 होता है ना बेकिंग सोडा का सूत्र। तो आपको जो है इसको जब गर्म करेंगे ना तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है बेकिंग सोडा का, ठीक है। उसके बाद बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट है, इसे खाने वाला सोडा भी कहते हैं। अभी मैंने इसका सूत्र लिख ही दिया था और सब दिन बताता हूँ ये चारों, और ये चारों एग्जाम में जरूर आते हैं, ठीक है। धोबन सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट और इसका सूत्र क्या होता है, Na2CO3 होता है। थोड़ा सा फर्क है बेकिंग सोडा से और धोबन सोडा में, इनमें H होता है, इनमें H नहीं होता है। इसके बाद मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का सूत्र क्या होता है, जिससे पहले वाले शिफ्ट में आपको देखने को मिला होगा, सेकंड शिफ्ट में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और मैं सब दिन कहता हूं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को, आपको याद रखना है। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और इसका सूत्र क्या होता है, NaOH। साथ ही साथ मैं आपको OH जो इंड करता है, OH जो रहता है उससे इंड पढ़ने का तरीका बता दिया हूं कि जहां भी OH रहे आपको हाइड्रोक्साइड पढ़ना है। जैसे NaOH तो Na किसका होता है, सोडियम का, और OH पढ़ देंगे हाइड्रोक्साइड तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। एक प्रश्न आया था 8वीं अनुसूची में निम्न में से कौन सी भाषा शामिल नहीं है। दोस्तों 8वीं अनुसूची में 22 भाषा शामिल है, तो इसमें से कौन सी भाषा शामिल नहीं है, तो असमिया है, बंगला, कोकनी, मैथिली, संथाली, इसके बाद बोडो है, इसके बाद आपका कोंकणी भी है, ठीक है, कोंकणी यहाँ पे लिखा ही है। तो ये बहुत सारा भाषा है, सिंधी है, ये सब भाषा है इसमें शामिल है। लेकिन इसमें बोला था कि कौन सा भाषा शामिल नहीं है, तो ये थोड़ा जटिल क्वेश्चन था क्योंकि 22 भाषा किसी को याद नहीं रह सकता। हाँ, जो ऑप्शन में प्रचलन में है ये आपका अवधी हो सकता है, भोजपुरी हो सकता है, ये सब शामिल नहीं है, ठीक है। तो ये सब में से कोई एक रहा होगा तो राइट आंसर। साथ ही साथ इंग्लिश अगर होगा ना तो इंग्लिश भी हो जाएगा, क्योंकि इंग्लिश को जो है 8वीं अनुसूची में जगह नहीं दिया गया है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं जो सब दिन क्वेश्चन पूछा जाता है, ये है आपका शास्त्रीय भाषा से। तो कौन कौन सा है, तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़ है, मलयालम है, संस्कृत है, ओडिसी है। अब दोस्तों यहाँ से बात आती है, वो बात बहुत बड़ी बात नहीं है कि एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि किस राज्य की भाषा है, ठीक है, क्योंकि साउथ की भाषा जो है सुनने में एक ही जैसा लगता है लेकिन है बहुत डिफरेंट। तमिल जो है ये तमिलनाडु का है, तेलुगु जो है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का है, कन्नड़ कर्नाटक का है, मलयालम जो है केरल का है, और संस्कृत भारत की प्राचीन भाषा है, ओडिसी जो है ये उड़ीसा का है, ठीक है। और सबसे लास्ट में जो शास्त्रीय भाषा का दर्जा 2014 में ओडिसी को दिया गया था, और सबसे पहले जो है तमिल को दिया गया था 2004 में, संस्कृत को दिया गया था आपको 2005 में। तो मैंने आपको कहा सूर्यातु का 2 और लास्ट का 1 जरूर याद रखें, इनका इस भी, ठीक है। यह 6 शास्त्रीय भाषा है जो अभी आपने देखा। इसके बाद राष्ट्रीय भाषा संस्थान मैसूर में स्थित है, तो आपको ये बात भी याद रखना है। एक प्रश्न आज ग्राम पंचायत से एक भी ऐसा शिफ्ट नहीं गया जहां से पूछा जाता है, सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था पेशा पे एक्ट, वो भी ग्राम पंचायत से संबंधित है, ठीक है। तो यहां पर पूछा गया कि 1992 में जो 74वां संविधान संशोधन हुआ था उसके द्वारा संविधान में क्या जोड़ा गया था, तो भाग 9 के ए जोड़ा गया था जो ग्राम पंचायत से ही संबंधित है। 73वां संविधान संशोधन ये भी ग्राम पंचायत से संबंधित है, वो कब होता है, 1992 में ही होता है, ठीक है। अशोक मेहता समिति, बलवंत मेहता समिति और सिंघवी समिति भी है एक, तो ये भी पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत 1959 में राजस्थान के नागौर से होती है। इसके बाद पंचायती राज व्यवस्था को और क्या कह सकते हैं आप, तो स्थानीय स्वशासन कह सकते हैं। 11वीं अनुसूची और 9वां भाग ये भी पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, ठीक है। 11वीं अनुसूची में 29 विषय को शामिल किया गया, ये भी एग्जाम्स के क्वेश्चन है। प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाते हैं। अब 24 अप्रैल आ ही गए हैं तो थोड़ा और देख लेते हैं। यहाँ पे न्यूनतम उम्र सीमा कितना है पंचायत सदस्य बनने के लिए, 21 वर्ष है। उसके बाद कार्यकाल कितने साल का होता है पंचायत का, तो 5 वर्ष का होता है। पंचायती व्यवस्था का हेडक्वार्टर जो सर्वोच्च संस्था है कहाँ, हैदराबाद में है। साथ ही साथ राष्ट्रीय पोषण संस्थान भी हैदराबाद में है, इरडा का मुख्यालय भी हैदराबाद में है। इरडा जो है बीमा क्षेत्र से संबंधित है। वंशागत का नियम किसने दिया था, या फिर कहें आनुवांशिकी का सिद्धांत किसने दिया था, तो ये ग्रेगरी मेंडल दिए थे, ठीक है। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे का सिलेक्शन किए थे, काफी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछा जाता है एग्जाम में। चलते हैं आगे। एक प्रश्न आया था वर्ष 2022 में महिला सप्ताह कब तक मनाया गया। जैसे कि आप जानते हैं ये काफी जो है ये हुआ था, और इसी के कुछ ही दिन पहले या फिर बाद में ही जो है राष्ट्रपति के द्वारा 29 महिला को सम्मानित किया गया था। तो आपको इससे भी जो है अंदाजा लगाया जा सकता है। तो राष्ट्रीय महिला सप्ताह जो है ये 1 मार्च से लेकर 8 मार्च तक मनाया गया था 2022 में। अब बात करें 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाते हैं। वही राष्ट्रीय महिला दिवस अगर आपसे पूछा जाएगा ना तो 13 फरवरी हो जाएगा, ठीक है। और 24 जनवरी को जो है राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाते हैं। अब 25 जनवरी को मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं, तो आपको ये बात भी याद रखना है। साथ ही साथ अगर विश्व बालिका दिवस अगर आपसे पूछा जाए तो आई होप 11 नवंबर को मनाते हैं। मैं इससे इतना पूरा कंफर्म नहीं हूं, लेकिन देख लीजिएगा विश्व बालिका दिवस भी है एक, वो 11 नवंबर को शायद मनाया जाता है। इसके बाद 21 जून को जो है योगा दिवस के रूप में मनाया जाता है, लेकिन आपको ये नहीं पूछा जाएगा, लेकिन थीम जरूर पूछा जा सकता है करंट सेक्शन में। तो इस बार का जो योगा दिवस का थीम था ना, तो ये था क्या, योगा फॉर ह्यूमैनिटी। योगा फॉर ह्यूमैनिटी था इसका थीम, मानव
मानवता के लिए योगा, ठीक है। इसके बाद 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं। तो इस बार का थीम क्या था विश्व पर्यावरण दिवस का 5 जून 2022 का? ओनली वन अर्थ, एक ही पृथ्वी थीम था, ठीक है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। 2 करंट के थीम आपको याद रखना है। एक प्रश्न आया था कि लिगामेंट किस प्रकार की उत्तक है जो हड्डी से हड्डी को जोड़ने का काम करता है। हम जानते हैं कि हड्डी से हड्डी को जोड़ने वाले जो टिश्यू होते हैं इसे क्या कहते हैं? लिगामेंट। तो ये एक संयोजी उत्तक है। रक्त भी तरल संयोजी उत्तक है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। हड्डी से मांसपेशियों को जो जोड़ते हैं ना उसे टेंडन कहते हैं। क्या कहते हैं? टेंडन कहते हैं। और हड्डी से हड्डी को जोड़ने वाले को लिगामेंट कहते हैं। एक प्रश्न अपने पीडीएफ से आ गया था या फिर मैं रोज बताता हूं कि राज्य के नीति से सिद्धांत कहां से लिए गए हैं। तो ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। अब बात करें किस देश से कौन सा लिया गया है, थोड़ा सा मसाला इसमें। तो एकल नागरिकता संसदीय प्रणाली है, ब्रिटेन से लिया गया है। समवर्ती सूची जो है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। भारतीय संविधान में 3 प्रकार की सूची है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में वो विषय होते हैं जिसमें दोनों के कोऑपरेट से जो है कानून बनते हैं। संघ सूची में जो है संघ कानून बनाता है। और राज्य सूची में जो है वैसे तो राज्य ही बना सकता है, लेकिन विशेष परिस्थिति में जो है संघ हस्तक्षेप कर सकता है। संविधान संशोधन जो और राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन, ये दोनों दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिए गए हैं। आपको आर्टिकल पूछा जाता है संविधान संशोधन का 368 है, ठीक है। राज्यसभा में सदस्यों का जो मनोनयन होता है 12 आदमी का राष्ट्रपति के द्वारा, ये आयरलैंड के संविधान से ही लिया गया है। संघ की व्यवस्था जो है कनाडा के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार यूएसए से लिया गया है। और मौलिक कर्तव्य जो है रूस के संविधान से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य कितने हैं? 11 है। मौलिक अधिकार कितने हैं? 6 है। पहले 7 हुआ करता था, संपत्ति का अधिकार हट गया। अब बात आती है कि मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया? तो 1976 में जोड़ा गया। कौन सी समिति के द्वारा? स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा। कौन से संविधान संशोधन? 42वां संविधान संशोधन। एक और आपातकाल की व्यवस्था जो है कहां से लिया गया? जर्मनी से। कौन कौन से आर्टिकल है? 352 है, 356 है और 360 है। 356 राष्ट्रपति शासन है, 352 जो है राष्ट्रीय आपात है, 360 जो है वित्तीय आपात है। राज्यसभा में प्रत्येक दूसरे वर्ष कितने सदस्य जो है अवकाश ग्रहण करते हैं? तो 1/3 जो है ना, 1/3 सदस्य जो है प्रत्येक दूसरे वर्ष जो है रिटायर हो जाते हैं और इसके जगह पे नए सदस्य का जो है निर्वाचन कराया जाता है। तो आपसे इसी क्वेश्चन को घुमाया जा सकता है कि राज्यसभा का जो है चुनाव कितने वर्ष के अंतराल पे होते हैं? तो 2 वर्ष के अंतराल पे होती है, ठीक है। राज्यसभा में सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 30 वर्ष है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्षों का होता है। और राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? तो अस्थायी होता है, कभी भंग नहीं होता है राज्यसभा। और यह उच्च सदन है, ठीक है, दोनों सदनों में। लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है और विशेष परिस्थिति में भंग भी किया जा सकता है समय से पहले आर्टिकल 85 के थ्रू। और 5 साल पे वैसे जो है समाप्त हो जाता है, क्योंकि लोकसभा का कार्यकाल जो है 5 साल का होता है। इसके बाद लोकसभा में मैक्सिमम 550 मेंबर होते हैं और राज्यसभा में जो है 250 मेंबर होते हैं। पहले 552 हुआ करता था और यहाँ 252 हुआ करता था, लेकिन एंग्लो इंडियन वाला जो है प्रथा को समाप्त कर दिया गया है 104वां संविधान संशोधन के द्वारा। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। एक प्रश्न आता है कि विधान परिषद में भी सेम ऐसे ही होता है। राज्यसभा से आप विधान परिषद को रिलेट कर सकते हैं। इसमें भी 1/3 सदस्य जो है हर दूसरे वर्ष जो है रिटायर होते हैं। तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है। एक प्रश्न यहाँ पे आता है कि हृदय गति को किस यंत्र से मापते हैं? तो कार्डियोग्राफ। और मैं आपको रूट वर्ड बता दूं, क्योंकि जहां भी ग्राफ शब्द रहे ना तो समझिए कुछ ना कुछ लिखने से संबंधित है। आप देखे होंगे पिक्चर वगैरह में जब हीरो को एक्सीडेंट होता है और नाक में कुछ लगा देता है तो एक ऐसा मॉनिटर का टाइप रहता है, इसमें जैसा कर्सर ऐसे ऐसे चलता रहता है, यही है कार्डियोग्राफ, ठीक है। यही है कार्डियोग्राफ और कुछ नहीं है। साथ ही साथ ईसीजी जो होता है ये हृदय से संबंधित है। इसके बाद जो ईईजी है ये मस्तिष्क से संबंधित है। इसी प्रकार एक एलिसा टेस्ट है, एड्स से संबंधित है, ठीक है। चलते हैं आगे। एक सोनोग्राफी भी होता है, ठीक है। यहाँ पे आते हैं जो पेट वगैरह को चेक करते हैं सोनोग्राफी फोटो के जरिए, ठीक है। आरबीआई का कौन सा कार्य है? तो आरबीआई का बहुत सारा कार्य है, डिपेंड करता है ऑप्शन में क्या था। नोटों का निर्गमन करना ये भी है, रेपो रेट जारी करता है, रिवर्स रेपो रेट जारी करता है, वित्तीय प्रणाली का विनियमन करता है। रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट मैं आपको समझा ही चुका हूं कि रेपो रेट क्या होता है। रेपो रेट वह रेट होता है जिस पर कमर्शियल बैंक आरबीआई से लोन लेते हैं, और रिवर्स रेपो रेट वो होता है RRR रिवर्स रेपो रेट, जो जिसपे आरबीआई विषम परिस्थिति में कमर्शियल बैंक से ही जो है लोन लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, ऋण लेते हैं, लोन नहीं बोल सकते यहाँ पे। वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिदास है, जो 25वें हैं, ठीक है। इसके पहले उर्जित आर पटेल थे, आपको ध्यान ही होगा। 1 रुपए के नोट पे वित्त सचिव भारत सरकार का हस्ताक्षर होता है और बाद बाकी जितने नोट है ना वो सभी जो है आरबीआई के गवर्नर ही साइन करते हैं। आरबीआई जो मुद्रास्फीति को रोकते हैं ना, इसके लिए तरलता जो है CRR कैश रिजर्व रेशियो को जो है कम कर देता है, ताकि बाजार में नोटों की संख्या कम हो जाए और जो है लोग सामान खरीदना कम कर देगा तो महंगाई रुक जाएगा। या फिर रेपो रेट को बढ़ा देता है ताकि जो है कमर्शियल बैंक कम लोन ले सके आरबीआई से। इससे क्या होगा? लोगों के पास पैसा कम पहुंचेगा और महंगाई जो है रुक जाएगी। खेलो इंडिया गेम अब तक कितनी बार हो गई? लेकिन एग्जैक्ट यही क्वेश्चन था कि नहीं ये मैं आपसे नहीं बता सकता, लेकिन खेलो इंडिया गेम से संबंधित एक क्वेश्चन आया था। तो मैं आपको बता दूं कि खेलो इंडिया गेम जो है, खेलो इंडिया यूथ गेम चौथा संस्करण अभी हुआ है। कहाँ? हरियाणा के पंचकुला में होने वाला था 2021 में, लेकिन डिले हो गया जो है कोविड के कारण, तो फिर ये हो गया 2022 में, ठीक है। अब प्रथम बार कहाँ हुई थी? नई दिल्ली में। कब हुआ था? 2018 में।
तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन सी एक धातु नहीं है, इस प्रकार का एक क्वेश्चन आया था। तो ग्रेफाइट भी धातु है और ये जो है कार्बन के अपरूप है लेकिन विद्युत के सुचालक होता है, अपवाद है ये। क्लोरीन है, ये भी अधातु है, हेलोजन ग्रुप के हैं। फ्लोरीन भी हेलोजन ग्रुप के हैं, ठीक है। आयोडीन भी हेलोजन ग्रुप के हैं। सिलिकॉन जो है अर्धचालक है। जर्मेनियम भी अर्धचालक है। ब्रोमीन भी अधातु है जो हेलोजन ग्रुप के है। तो इसमें से कोई भी एक ऑप्शन में रहा होगा तो राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आशा करते हैं कि आपको जो ये एक्स्ट्रा फैक्ट हम देते हैं आपके लिए काफी बेनिफिशियल होता होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें ताकि सबकी जो है बेनिफिट सबको पहुंच पाए।